नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्षित आईएएस अकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूपांतरण। शब्द रूपांतरण, शब्द का मतलब हो गया शब्द, रूपांतरण का मतलब रूप में परिवर्तन। यानी जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है उन शब्दों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, या शब्दों के रूप में परिवर्तन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आज अध्ययन करेंगे। तो वे कौन से शब्द हैं जिनका हम रूप परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें कौन से शब्द बोला जाता है? वैसे तो उन्हें हिंदी व्याकरण के अंदर जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी हालत में नहीं होता, चाहे लिंग बदलो, वचन बदलो या फिर काल बदलो, कुछ भी बदलो, उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि वो अविकारी होते हैं। और विकारी शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, और वो जिनका रूप परिवर्तन होता है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द होते हैं। तो देखो, इनकी डेफिनेशन से समझते हैं हम। परिभाषा है शब्द रूपांतरण की। विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। देखो, विकारी शब्द कौन कौन से हैं? विकारी मतलब जिनका रूप परिवर्तन कर सकते हैं हम, जिनमें काल, वचन, लिंग के आधार पर हम उनके अंदर वाक्य के अनुसार, क्रिया के अनुसार उनका रूप जो है वो बदल सकते हैं। परिवर्तन का मतलब उसके रूप में बदलाव कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो वे हैं संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को विकारक कहते हैं। ठीक है, विकार मतलब दोष या बदलना, कुछ भी विकार हो सकता है, उनको विकारक कहते हैं। ये विकारक कौन कौन से हैं? देखो, लिंग, वचन, कारक और काल तथा वाच्य से शब्द के रूप में परिवर्तन होता है। शब्द के रूप में परिवर्तन किन कारकों से होता है? जिन कारकों से होता है उन्हें विकारक कहते हैं। और वो विकारक कौन से हैं? पहली बात तो ये है कि विकारी शब्द कौन से हैं, किन के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं हम। हमें यह समझना जरूरी है कि हम किस किस का रूप बदल सकते हैं। तो हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का रूप परिवर्तित कर सकते हैं। अब किन कारकों से इन चारों का रूप परिवर्तित कौन करेगा? कौन करेगा? वे जो इनका रूप परिवर्तित करेगा वो क्या कहलाएंगे? विकारक कहलाएंगे। और उन विकारकों के नाम कौन कौन से हैं? तो वो है लिंग। लिंग के आधार पर हम संज्ञा का रूप परिवर्तन कर सकते हैं, सर्वनाम का कर सकते हैं, विशेषण का कर सकते हैं, क्रिया का कर सकते हैं, वचन के आधार पर कर सकते हैं, कारक के आधार पर कर सकते हैं, काल के आधार पर कर सकते हैं। इन चारों का, इन चार विकारकों के आधार पर, वाच्य के आधार पर हम उस शब्द को बदल सकते हैं। समझ में आ गया? यानी कि विकारी शब्दों का रूप परिवर्तित विकारक शब्दों के द्वारा होता है, और जो विकारक होते हैं वो लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य होते हैं। और विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होता है, जिसका अध्ययन हमने पहले की क्लासों में कर लिया है। अब हम इन जो विकारी शब्द है इनको परिवर्तित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पहले हमने जो अध्ययन किया था वो किसके बारे में था? विकारी शब्दों के बारे में अध्ययन किया था। और अब हम आज किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? जो इनके रूप में परिवर्तन करते हैं, उन कारकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो शब्द रूपांतरण मतलब शब्द के रूप में क्या करना? परिवर्तन करना। अब सबसे पहले हमारे आगे पहला जो विकारक है उसका नाम है लिंग। क्या नाम है उसका? लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? चिन्ह या पहचान। लिंग किसे कहते हैं? लिंग एक पहचान है। अब देखो, यह पहचान किसकी है? व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। यानी लिंग किसे कहते हैं हिंदी व्याकरण में? जिस वाक्य में
या जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द कौन से हो गए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, इन चारों का हमें पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है, यानी ये स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द हैं या पुरुष पुल्लिंग जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द हैं। तो स्त्री और पुरुष में अंतर करने वाला जो कारक है उसका नाम क्या है? लिंग है। क्या नाम है? लिंग होने का बोध होता है। ठीक है, समझ में आ गया? लिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति और पुरुष जाति में अंतर करना, उनकी अलग अलग पहचान करना, भी ये स्त्री लिंग है और ये पुरुष लिंग है, पुल्लिंग है। अब देखो इसके प्रकार, हिंदी ग्रामर में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हमें पूरी गहराई से इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। कोई भी प्रकार का हमारे दिमाग में डाउट नहीं रहेगा कि कौन सा स्त्रीलिंग होता है और कौन सा पुल्लिंग होता है। जितने भी डाउट हमारे दिमाग में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि हिंदी ग्रामर में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4, ऑप्शन में 4 तक दे देते हैं। हमें पता होगा तो हम कर देंगे 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो ये 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग किसकी पहचान बताता है? पुल्लिंग पु से पुरुष, पुरुष जाति। ठीक है। और स्त्रीलिंग दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसकी पहचान बता रहा है? यहाँ पे हमें महिला या स्त्रियों की पहचान बता रहा है। ठीक है ना। पुल्लिंग मतलब जितने भी पुरुष जाति के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण हैं उनको किस नाम से जानेंगे? हम पुल्लिंग के नाम से जानेंगे। उनकी पहचान होगी पुल्लिंग के रूप में होगी। और जितने भी स्त्रीलिंग होंगे उनकी पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में हम किसके रूप में करेंगे? स्त्रीलिंग के रूप में करेंगे। अब देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं, किसे पुल्लिंग बोल सकते हैं और किसे हम स्त्रीलिंग बोल सकते हैं। इनका बंटवारा किया गया है। तो देखो हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के हैं। एक नपुंसकलिंग भी होता है उसके अंदर, यानी महिला और स्त्री को छोड़ के तीसरा जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं, उनके लिए नपुंसकलिंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमें केवल हिंदी ग्रामर के अनुसार चलना है, तो हिंदी ग्रामर में केवल 2 ही है। ठीक है, हमें 2 के बारे में ही अध्ययन करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हो गया? ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। समझ में आ गया यहाँ पर? यहाँ तक शब्द रूपांतरण का अर्थ पता चल गया, किस में परिवर्तन होता है ये भी पता चल गया, लिंग क्या होता है ये भी पता चल गया, और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी पता चल गया। आगे देखो, सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो देखो, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा के रूप में समझाया गया है। बिल्कुल अनजान से अनजान बच्चा इस डेफिनेशन को कैच कर सकता है। एक बार बताने में भी समझ में आ सकता है। इतनी आसान भाषा हम आपके लिए लेके आए हैं, भी कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। एग्जाम में बैठे तो उस समय इतना सोचना ना पड़े और ना ही दिमाग में इतना कंफ्यूजन पैदा हो कि क्या हो सकता है। बस क्वेश्चन आया और फटाक से जवाब दे दिया। इतनी सरल और सटीक भाषा हम आपके लिए लेके आए हैं। अब देखो, पुल्लिंग क्या होता है पता चल गया। पुरुष जाति का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं ये भी आपको पता है। पिछले वीडियो में हमने विकारी शब्दों के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है। आगे है गोविंद। ये उदाहरण दिया है, हमें उदाहरण देके समझाया गया है कि गोविंद किसका प्रतिनिधित्व करता है? गोविंद किसे बोलते हैं हम? गोविंद एक व्यक्ति को, यानी एक पुरुष को बोलते हैं। ये कौन सी जाति का बोध करा रहा है? पुरुष जाति का करा रहा है। अध्यापक कौन होता है? पुरुष होता है। मेरा भी सर्वनाम है। ये तो संज्ञा आ गई दोनों, यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो सर्वनाम मेरा क्या है? पुरुष जाति का है। काला क्या है? रंग है। काला किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? पुरुष जाति का कर रहा है, यानी यह काला रंग है। तो इस वाक्य में हमें पता चल रहा है कि यह पुरुष जाति का है। और यहीं पे यह आता कि यह काली है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग आ जाती। ठीक है।
जाता, जाता किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? पुरुष का कर रहा है। वह लड़का जाता है, इसमें लड़का क्या है? पुल्लिंग है। और लड़के के लिए जो क्रिया लिखी गई है वो जाता है, वो क्या है? पुल्लिंग में लिखी गई है। ठीक है ना? तो ये हमारे क्लियर हो गया। पुरुष लिंग के अंदर ये शब्द आएंगे, इन्हें हम पुल्लिंग बोलेंगे। हो गया क्लियर? इसके बाद में देखो, पुल्लिंग के बाद में है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, सीता, सीता एक लड़की है, ये क्या है? एक स्त्रीलिंग का प्रतिनिधित्व कर रही है। अध्यापिका, अध्यापिका क्या है? एक महिला हो गई, यानी ये भी स्त्री जाति का बोध करवा रही है। मेरी, मेरी एक सर्वनाम है, ये भी स्त्री जाति का बोध करवा रही है। ये देखो काली, काली भी स्त्री जाति का बोध करवा रही है। और जाति है, ये भी स्त्री जाति का बोध करवा रही है। ठीक है, समझ में आ गया? और इन्हीं के आधार पर हमारे जो वाक्य के अंदर हम प्रयुक्त करते हैं, सर्वनाम हो गए, क्रिया हो गई, विशेषण हो गए, उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण? केवल लिंग के आधार पर। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के आधार पर पूरे वाक्य के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, कारक, ये वो जो विशेषण और क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आगे देखो लिंग की पहचान कैसे करनी है, कि कौन से वाक्य के अंदर कौन सी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अंदर पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग होगी, उसको हम कैसे पहचानेंगे। बहुत सारे शब्द हैं हिंदी ग्रामर में, तो अब उनको अलग अलग कैसे करेंगे, कैसे पहचान करेंगे उनकी। देखो, लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। जब हम उन शब्दों को, हिंदी के शब्दों को अपनी बोलचाल के अंदर लेते हैं, व्यवहार का मतलब उन्हें बोलते हैं, जब भी किसी के साथ हम वार्तालाप करते हैं तो उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन प्रयोग से उसका अर्थ पता चलता है कि यहाँ पे उस शब्द का क्या अर्थ लिया गया है। उसी को व्यवहार बोला गया है, कि व्यवहार से होती है। जब हम शब्द या भाषा का प्रयोग करेंगे तभी हम व्यवहार करेंगे किसी के साथ। तो कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, कई ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, वो स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं, केवल पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं। ठीक है, और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, कई शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, वो पुल्लिंग में परिवर्तित नहीं होते हैं या उनका पुल्लिंग में बदलाव नहीं होता है, हम उन्हें पुल्लिंग में नहीं बदल सकते हैं। कुछ शब्द परस्पर के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। कई शब्द हैं जो कि बदल जाते हैं, और वे शब्द कौन कौन से हैं, देखो अभी उनका अध्ययन करते हैं। आगे देखो, यानी कि कुछ शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। कई परंपराएं होती है, प्राचीन परंपरा के आधार पर पीछे से हमने संस्कृत भाषा से लेकर जितनी भी हिंदी भाषा के काल के अंदर इतने युगों में जो परिवर्तन हुआ है, उन परिवर्तनों को नजरअंदाज करते हुए उन शब्दों का अर्थ हम आज भी वही ले रहे हैं जो प्राचीन टाइम में लिया जा रहा था। उन्हीं परंपरा के आधार पर कई शब्दों को हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे परंपरा है। देखो, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। अब पुल्लिंग संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे हम। देखो, ये कौन कौन से पुल्लिंग शब्द हम किसे कह सकते हैं। ये देखो, पहला है प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। जितनी भी प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हैं उन्हें क्या बोलेंगे, पुल्लिंग ही बोलेंगे। ठीक है, देखो पुरुष हो गया एक तो पुल्लिंग संज्ञा है, ये आदमी हो गया, मनुष्य हो गया, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गेंडा, मेंढक, सांप, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ। ये क्या है, प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। ये सारे नाम किसके हैं, संज्ञाओं के नाम है। और ये कौन सी संज्ञाएं हैं, ये प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनका प्रयोग जहां भी होगा तो हम क्या समझेंगे, ये क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, ये सारे के सारे पुल्लिंग है। इनका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में होगा। समझ में आ गया।
इसके बाद में है अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, यानी जिनके अंदर प्राण नहीं होता, जो श्वास नहीं लेते हैं, वो कौन सी है? निर्जीव। निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी है, उनके लिए हम पुल्लिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो, निम्न संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती है। निर्जीव वस्तुएं, ये देखो, ये है पर्वतों के नाम। पर्वत क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं ना, पत्थर होता है पर्वत। तो पर्वतों के जितने भी नाम हैं, विश्व के अंदर जितने भी पर्वत है, उनको किस नाम से संबोधित करेंगे? कौन से लिंग का प्रतिनिधित्व करेंगे? वो हमें पुल्लिंग का बोध कराएंगे। किसका करवाएंगे? पुल्लिंग का। चाहे वो कोई भी पर्वत हो, चाहे हिमालय पर्वत हो, विंध्याचल पर्वत हो, अरावली पर्वत हो, या कैलाश पर्वत हो, या फिर आलपस पर्वत हो, विश्व के संसार के सारे पर्वत पुल्लिंग जाति का बोध कराएंगे। इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में ही होगा और इसकी क्रिया विशेषण भी पुल्लिंग में ही लिखे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब और कौन कौन से पुल्लिंग शब्दों में लिख सकते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है अरावली, वैशाख, सोमवार और श्रीलंका, ये नाम दे दिए। तो इनमें से हमें पुल्लिंग छांटना होता है। पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग छांटना होता है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? यदि हमें पता होगा पर्वतों के नाम किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। तो हमारा आंसर देखो, अरावली। अरावली तो पुल्लिंग है। वैशाख, महीनों के नाम भी पुल्लिंग में ही होते हैं सारे के सारे, तो ये भी पुल्लिंग है। अब वार है, सोमवार ले लिया, तो सोमवार भी पुल्लिंग है, क्योंकि वारों के नाम भी पुल्लिंग में ही होते हैं। अब बच गया श्रीलंका। श्रीलंका देशों के नाम को पुल्लिंग में बोलते हैं, लेकिन कोई अपवाद भी तो हो सकता है। श्रीलंका शब्द जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, 3 ऑप्शन सही होंगे और एक गलत होगा। उसका हमें क्या करना पड़ेगा? छांटना होगा और आंसर करना होगा। तो इस प्रकार हमें याद रखने हैं कि पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होंगे, महीनों के नाम भी पुल्लिंग में होंगे। देखो, भारतीय महीनों तथा अंग्रेजी महीनों के नाम अंग्रेजी में हो चाहिए। भारतीय महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सारे क्या होंगे? पुल्लिंग में आएंगे। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, मार्च, ये देखो दे दिए ने, ये भी सारे के सारे किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। अब दिन या वारों के नाम, जितने भी दिन हैं, जितने भी वार है, सोमवार से लेकर रविवार तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शनिवार, ये सारे के सारे किस में आएंगे? ये सारे पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, उसके बाद में देशों के नाम, क्या देशों के नाम के लिए हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे या फिर पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे? तो देखो, जितने भी देश है उन सब के लिए देखो, भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया, सबके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद के रूप में श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसका प्रयोग हम स्त्रीलिंग के रूप में करेंगे। ठीक है ना, श्रीलंका को याद रखना है। श्रीलंका क्या है? स्त्रीलिंग है। एक ही देश ऐसा है जिसका स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जितने भी ग्रह है, ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, अरुण, वरुण, यम, ये सारे के सारे किस में होंगे? पुल्लिंग में होंगे। लेकिन एक पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो किसके अंदर प्रयुक्त होगा? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा। पृथ्वी एक स्त्रीलिंग ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी और श्रीलंका याद रखना है अपने को। ठीक है ना, और बाकी सारे के सारे पुल्लिंग हैं। उसके बाद में धातुओं के नाम, जितनी भी प्रकार की धातु है, जैसे सोना है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, ये सारे के सारे क्या हैं? पुल्लिंग है। लेकिन स्त्रीलिंग में एक आती है चांदी। चांदी का जब हम प्रयोग करेंगे, चांदी शब्द का, तो वो स्त्रीलिंग शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद में है वृक्षों के नाम। अब ये वृक्ष कौन कौन से? देखो, जितने भी वृक्ष हैं दुनिया में, उन सब के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। जैसे देखो, नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक। अपवाद के रूप में इमली एक ऐसा वृक्ष है जिसका प्रयोग हम किस में करेंगे? स्त्रीलिंग रूप में करेंगे। किस में करेंगे? स्त्रीलिंग रूप में करेंगे। इसके बाद में अनाजों के नाम, कौन कौन से अनाज को हम पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करते हैं? तो वो है चावल, चावल पुल्लिंग है, गेहूं पुल्लिंग है, बाजरा भी पुल्लिंग है। लेकिन ज्वार क्या है? ज्वार एक स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग अनाज है। तो ये जो अपवाद के रूप में, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया? पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, इनकी पहचान हम किस रूप में कर सकते हैं, किन्हें हम पुल्लिंग बोल सकते हैं, किन्हें स्त्रीलिंग बोल सकते हैं। आगे देखो,
द्रव पदार्थों के नाम। अब जो पेय पदार्थ होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं, उनमें से किस किस को हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में बोल सकते हैं? तो देखो, तेल को हम पुल्लिंग के रूप में बोलेंगे, घी भी पुल्लिंग है, दूध भी पुल्लिंग है, शरबत भी पुल्लिंग है, मक्खन भी पुल्लिंग है, पानी भी पुल्लिंग है। अपवाद के रूप में देखो, जो पेय पदार्थ है जिनका स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है वो है लस्सी और चाय। लस्सी और चाय एकमात्र ऐसे पेय पदार्थ है जिनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग रूप में करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो, समय सूचक नाम, जो समय की सूचना देते हैं, समय सूचक है, समय का बोध करवाते हैं, उनके नाम भी किस में होंगे? पुल्लिंग में होंगे, और कितनों के स्त्रीलिंग में होंगे वो भी देख लेंगे हम। तो क्षण शब्द पुल्लिंग है, सेकंड पुल्लिंग है, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह है, पक्ष, माह है, ये सारे के सारे किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। और अपवाद के रूप में समय सूचक शब्द जो अपवाद के रूप में है स्त्रीलिंग में, वो है रात, साय, संध्या और दोपहर। इन 4 समय सूचक शब्दों का प्रयोग हम स्त्रीलिंग रूप में करेंगे। ठीक है, अब है वर्णमाला के वर्ण। वर्णमाला के कौन कौन से वर्णों को हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बदल सकते हैं या उनको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में प्रयोग में ले सकते हैं? तो देखो, स्वर, स्वर तथा क से है तक जितने भी व्यंजन हैं सारे के सारे पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वर और क से लेकर है तक जो व्यंजन है इनको किस में रखा गया है? स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, दोनों में, और दोनों में ही नहीं। ऑप्शन में ये 4 आएंगे अपने को। तो हमें पता होना चाहिए वर्णमाला के जो वर्ण है सारे के सारे स्वर और क से लेकर है तक जितने व्यंजन है वो सारे के सारे किस में आएंगे? वो पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन अपवाद भी तो होता है, इनमें एक आधा शब्द है जो स्त्रीलिंग रूप में भी होता है। अब वो कौन से हैं? वो तो गिने चुने अपवाद तो 1-2 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो देखो, अपवाद के रूप में ई और ई, ई और ई, ये क्या है? अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग रूप में आएंगे। और एक और है री, ऋषि। री स्वर का प्रयोग और छोटी ई और बड़ी ई का प्रयोग किस रूप में करेंगे? स्त्रीलिंग रूप में करेंगे। ठीक है, और बाकी सारे के सारे स्वर और व्यंजन किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। इसके बाद में है समुद्रों के नाम। हमारे संसार के अंदर जितने भी समुद्र है उन सब के नाम किस में होंगे? पुल्लिंग में होंगे। मूल्यवान पत्थर, रत्नों के नाम जैसे हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक्य, ये सारे के सारे पुल्लिंग होंगे। और अपवाद के रूप में देखो, मणि और लाल, ये 2 शब्द जो है वो किस में होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। इनका प्रयोग करते समय हम स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में शरीर के अंगों के नाम, जितने भी शरीर के अंग हैं देखो, सिर, बाल, नाक, कान, दांत, गाल, हाथ, पैर, होठ, मुंह है, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और अपवाद के रूप में गर्दन, जीभ और अंगुली, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, देखो, निम्न अंगों में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द का बोध करवाता है या स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन में आ गया कान, दांत, मुंह और अंगुली। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? अंगुली होगा, क्योंकि और तो सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है। अंगुली, जीभ और गर्दन 3 ही ऐसे शब्द है जो क्या है? स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे है देवताओं के नाम। अब देवताओं को किन श्रेणी में रखा है? पुल्लिंग की श्रेणी में रखा है। देवता क्या है? पुल्लिंग है। इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे के सारे पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। इसके बाद में है आपा, आओ, आवा, आर, ए, अन, ये, एरा, तव, दान, पन, ये, खाना, वाला आदि प्रत्यय युक्त शब्द, यानी ये सारे क्या है? प्रत्यय हैं, और इनमें प्रत्यय को जोड़ा भी गया है कई शब्दों में। ये सब क्या है? जैसे बुढ़ापा है, चुनाव, पहनावा, सुनार, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चचेरा, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इनका हम पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करेंगे। फूलदान हो गया, बचपन हो गया, सौंदर्य हो गया, डाक खाना हो गया, दूध वाला हो गया,
इन सभी के अंदर किन का प्रयोग किया गया? इन शब्दों के अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया गया। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के अंत में होता है, ठीक है ना। तो देखो बचपन के अंदर नए प्रत्यय लगा है और इसके अंदर आन प्रत्यय लगा है। डाक खाना में खाना प्रत्यय लगा है। दूध वाला में वाला प्रत्यय लगा है। तो ये क्या है? जितने भी प्रत्यय युक्त शब्द है उन सबको किसमें हम प्रयुक्त करेंगे? पुल्लिंग में करेंगे। उसके बाद में आगे देखो ख ज न त्र के अंत वाले शब्द, यानी जिस भी शब्द के अंत में हमें ख ज न त्र देखने को मिले या प्रयोग में दिए हुए मिले, जैसे सुख, जलज, नयन और शस्त्र, ये शब्द क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, आगे हो गया ये। इसके बाद में है स्त्रीलिंग संज्ञा। स्त्रीलिंग संज्ञा किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान किस रूप में करेंगे? यदि हमें स्त्रीलिंग संज्ञा के बारे में जानना है कि वे शब्द कौन से हैं जिसमें स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वे कौन कौन से शब्द आएंगे, देखो उनका अध्ययन कर लेते हैं। हमें पता चल गया पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, सबके बारे में अध्ययन कर लिया। पर्वतों के नाम पुल्लिंग है, महीनों के नाम पुल्लिंग है, वारों के नाम पुल्लिंग है, और जितने भी सवर हैं उनके नाम पुल्लिंग है। व्यंजनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। समय सूचक शब्दों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग में आते हैं और समुद्रों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। मूल्यवान पत्थर भी पुल्लिंग में आते हैं। शरीर के कुछ अंग है जो कि पुल्लिंग में आते हैं। देवताओं के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। प्रत्यय से युक्त शब्द भी पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। अब जो बच गए शब्द, इतने तो आ गए, इसके बाद में भी बहुत सारे शब्द हम काम में लेते हैं हिंदी भाषा के रूप में, और अपने व्यवहार में भी काम में लेते हैं, प्रयोग में कर लेते हैं उनको। जो बाकी बचे हुए शब्द हैं उनका अध्ययन करेंगे कि वो किस रूप में आएंगे, पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का तो पता चल गया इतने पुल्लिंग है, तो अब जो बचे हैं वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। तो उन स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करते हैं। देखो तिथियों के नाम। तिथि, जितनी भी तिथियां हैं, एकम, दूज, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, सारी की सारी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। हमें किस जाति का बोध कराएगी? स्त्री जाति का बोध करवाएगी। ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग में ली जाएगी। आगे है भाषाओं के नाम। संसार की सभी भाषाएं क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग में नहीं होगी। ये इनका प्रयोग जब हम वाक्य में करेंगे तो किस रूप में करेंगे? स्त्रीलिंग रूप में करेंगे। यदि किसी भी भाषा से हम वाक्य बना रहे हैं तो उसके अंदर क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी, विशेषण भी स्त्रीलिंग का होगा, और सर्वनाम का प्रयोग होगा तो वो भी किस में होगा? स्त्रीलिंग में होगा। ठीक है। उसके बाद में है लिपियों के नाम। जितनी भी लिपि है, जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी, सारी की सारी लिपियां किस में होंगी? स्त्रीलिंग में होंगी। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में हम करेंगे। जितनी भी बोलियां हैं, ब्रिज हो गई, भोजपुरी हो गई, हरियाणवी हो गई, अवधी हो गई, बागड़ी हो गई, जो भी है सारी की सारी बोलियां किस में आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, गंगा, गोदावरी, व्यास, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी, भरणी, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग में आएंगे। और देवियों के नाम दुर्गा, रमा, उमा, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सारे किस में आएंगे? ये सारे के सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। महिलाओं के नाम आशा, शबनम, रजिया, सीता, ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। ये हमें किसका बोध करवा रहे हैं? ये हमें स्त्रीलिंग जाति का बोध करवा रही हैं कि ये सारी की सारी क्या है? स्त्री जातियां हैं। ठीक है। तो इनका हम प्रयोग करते समय ध्यान रखेंगे। लिंग के आधार पर वाक्य की रचना करेंगे तो हमें इनका अध्ययन, हमें इनका ज्ञान होना जरूरी है। अब वाक्य में ऐसे बना दिया, देखो हमें पता नहीं है कि भाषा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि हिंदी एक बहुत बड़ी भाषा बना है, हिंदी को एक बहुत बड़ी भाषा बना गया है, तो ये अलग लगेगा, अटपटा शब्द लगेगा, बहुत ही अशुद्ध वाक्य लगेगा। क्योंकि हिंदी क्या है? स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रही है, तो ये क्या होगी? हिंदी भाषा एक बहुत बड़ी भाषा बनी है। ये जो क्रिया बनी है ये किस में आएगी? स्त्रीलिंग में अच्छी लगती है, पुल्लिंग में नहीं लगती है, क्योंकि ये पुल्लिंग जाति का बोध नहीं करवा रही है। यहाँ पे ये
स्त्री जाति का बोध करवा रही है। तो स्त्री जाति के लिए सारे के सारे क्रिया विशेषण और सर्वनाम किसमें होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। पहले हमें वाक्य में प्रयोग करके देखना है प्रत्येक शब्द को। जब भी एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो हमें उसका प्रयोग करके देखना है कि जब हम बोलते हैं तो वो शुद्ध वाक्य बन रहा है या शुद्ध वाक्य बन रहा है। दोनों में बना लो, पुल्लिंग में भी बना लो, स्त्रीलिंग में भी बना लो, जिसमें गलत लगे, क्योंकि वाक्य शुरू से ही पता चल जाएगा। संज्ञा का प्रयोग शुरू में होता है, उसी के आधार पर आगे वाक्य की रचना होती है। तो यदि सही होगा तो वो पहले ही सेट बैठ जाएगा, पुल्लिंग में होगा तो पुल्लिंग में सेट बैठ जाएगा, यदि स्त्रीलिंग में होगा तो वो पुल्लिंग वाला वाक्य हमें गलत लगेगा और स्त्रीलिंग वाला सही लगेगा, तो वो उसमें आ जाएगा। प्रयोग करना जरूरी है, प्रयोग के बिना ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद में कुछ बचे हुए शब्द और है, देखो स्त्रीलिंग के। अब जितने भी लताएं हैं, लताओं के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अमर बेल हो गई, अमर बेल, मालती हो गई और तोरई हो गई, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये स्त्रीलिंग में आते हैं। आ, आई, आइन, आनी और आवट, आहट, इया, ई, तै, ता, ती आदि किस में आते हैं? आदि प्रत्यय युक्त शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे देखो छात्रा हो गया, मिठाई हो गई, छात्रा के अंदर आ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, मिठाई में आई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठकुराइन में आइन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, नौकरानी में आनी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, सजावट में आवट प्रत्यय लगाया गया है, घबराहट में आहट प्रत्यय लगाया गया है, गुड़िया में ईया प्रत्यय लगाया गया है, गरीबी में ई प्रत्यय लगाया गया है, ताकत में तय प्रत्यय लगाया गया है, मानवता में ता प्रत्यय लगाया गया है और नीति में ती प्रत्यय लगाया गया है। ये जो प्रत्यय शब्द हैं, इनका प्रयोग जहां भी हमें मिलेगा तो वो किस में होगा? स्त्रीलिंग में होगा। ठीक है, समझ में आ गया पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।